नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा, और आज का एजेंडा में आज बात होगी गोवा की। गोवा में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक संकट बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों से संपर्क नहीं साध पा रही है। 6 से 10 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। वहीं गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने रविवार रात को बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमारे कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर यह साजिश रची कि गोवा में कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए और गोवा में दल बदल हो जाए। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाने के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए उन्हें गोवा जाने को कहा है। क्या है ताजा घटनाक्रम, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के बाद अब पड़ोसी राज्य गोवा में सियासी उठापटक तेज हो गई है। यहां की कांग्रेस में सेंधमारी की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक 4 कांग्रेसी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात कर चुके हैं। माइकल लोबो अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री निवास से निकलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कांग्रेस ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की बात से इंकार नहीं किया। कांग्रेस के गोवा प्रभारी गुंडूराव ने भी मान लिया है कि खिचड़ी पक रही है। बीजेपी कामत लोबो के साथ मिलकर विधायक तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। There will be only for 2 MLAs there. There will be no few words now, right? No. Sorry about the delay, but what to do because of the political circumstances. गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कांग्रेस में टूट की खबर को बीजेपी की अफवाह बताया। आज से गोवा में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस में फूट की खबर से सियासी पारा आसमान पर है। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के 20 विधायक हैं। कांग्रेस के 11 विधायक जीत कर आए। एमजीपी और आप के 2-2 विधायक हैं। जीएफपी आरजीपी के 1-1 हैं और 3 निर्दलीय एमएलए हैं। बीजेपी निर्दलीय के समर्थन से सरकार में है। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे और उनसे ताज़ा जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और जानकारी हमने आपके लिए तैयार की है ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप समझ सकें कि गोवा में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोवा में बड़ी टूट रोकने में कांग्रेस जुटी है। कांग्रेस एक्शन में आ गई है और बड़ी टूट की जो अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कांग्रेस इसकी प्लानिंग में लगी है। कांग्रेस के 11 विधायकों में 6 से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कांग्रेस ने बुलाई बैठक तो सिर्फ 3 ही विधायक बैठक में पहुंचे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था कि केवल 3 ही विधायक पहुंचे। सोनिया गांधी ने सीनियर नेता मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है ताकि वो जो इस वक्त की जो ताजा स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर कंट्रोल कर सकें जो डैमेज हो सकता है। बीजेपी लालच और धमकी देकर कुछ विधायकों को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है। गुंडूराव ने दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि बीजेपी के साथ षड्यंत्र में शामिल हैं ये दोनों नेता। बीजेपी ने तमाम आरोपों का खंडन किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटा, उसके बाद अब गोवा में इस तरह की हलचल बढ़ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर लगता है। बीजेपी गोवा अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने भी इस बात को लेकर के पुष्टि दी है। माइकल लोबो नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए, उसके बाद माना जा रहा है कि ये घटनाक्रम शुरू हुआ। आज से शुरू होगा गोवा विधानसभा का मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल बढ़ गई है और कांग्रेस के लिए क्यों मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी में कुछ विधायक शामिल हो सकते हैं। सीधा आपको पंकज के पास लिए चलते हैं, नजर बनाए हुए हैं वो लगातार इस खबर पर। पंकज, सबसे पहले तो आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, गोवा की सियासत किस ओर आगे बढ़ रही है? गुड मॉर्निंग मलिका। तो सोचा भी नहीं था कि इधर महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होगा, हमें सीधे गोवा में आना पड़ेगा।
लेकिन गोवा की राजनीति के लिए कहते हैं ना कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक बार फिर से वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, एक बार फिर से गोवा में भी कल से ही हम देख रहे हैं एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। माइकल लोबो जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट माने जाते हैं, उनको मिलाकर 5 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो इस वक्त इनकम्युनिकाडो हो गए। यानी कांग्रेस पार्टी की गोवा में जो लीडरशिप है वो कह रही है कि इन 5 विधायकों से वो अपना संपर्क ही नहीं कर पा रही है। कल हमने देखा कि किस तरीके से माइकल लोबो को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से हटा दिया गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शाम के वक्त, उस वक्त ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन देर रात जब मीटिंग हुई थी उसके बाद 5 जो विधायक हैं जो कांग्रेस खेमे में हैं इस वक्त, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, औपचारिक तौर पर देर रात को यह अनाउंसमेंट आया कि माइकल लोबो को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हटा दिया गया है। यानी 5 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो इस वक्त इनकम्युनिकाडो हैं, जिनसे कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कल रेजोल्यूशन साइन किया कांग्रेस पार्टी के साथ। 5 और 5 हो गए 10, संख्या है 11 की। यानी कांग्रेस पार्टी के पास हाउस में 11 एमएलएस हैं। एक एमएलए बचे एलेक्सियो सिक्वेरा, उनका कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही हैं, उनको किसी तरीके का कोई प्रपोजल नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी कहती है वो उनसे संपर्क में है। तो इन 11 विधायकों की ग्राउंड जीरो की ये स्थिति है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि ये जो 5 माइकल लोबो के साथ विधायक, उन्हें मिला के जो 5 विधायक हैं ये बागी हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। औपचारिक तौर पर इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, ना ही माइकल लोबो ने अभी तक कोई बयान दिया है, ना ही वो फोन उठा रहे हैं। और दिलचस्प बात तो ये है मलिका, कल दोपहर को ही जब मैंने उनको फोन किया था और मैंने कहा था कि इस तरीके की खबरें उड़ रही हैं कि शायद आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ डिविएट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सारी रूमर्स हैं, इनमें कुछ भी सच नहीं है। वो टिके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन शाम होते होते न जाने गोवा की राजनीति में ऐसी क्या हवा चली, उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। उसके साथ ही साथ दिगंबर कामत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना फोन उठाना बंद कर दिया। और जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब देखिए मलिका इतनी दिलचस्प बात है, 6:30 बजे कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। दिनेश गुंडू राव जिनको गोवा का इंचार्ज बनाए हुआ है, उनका कहना था कि वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। तमाम जितने 11 के 11 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आएंगे, उनको परेड करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बिखरी नहीं हुई है। 6:30 का 7:30 हो गया। पहले सिर्फ 3 विधायक थे और उसके बाद कांग्रेस की जो फिक्र थी वो साफ तौर पर छलकने लगी। और उसके बाद 1 घंटे बाद और दिनेश गुंडू राव ने मीडिया को संबोधित किया और ये कहा कि दिनेश कामत और माइकल लोबो जो कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ही कंस्पिरेसी रची है और कंस्पायर किया है ये जो तमाम डिफेक्शन हो रहे हैं। तो ये क्या जो डिफेक्शन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये जो 5 विधायक हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने वाले हैं? देर रात को हमने देखा कि माइकल लोबो की जो वाइफ हैं डेलाइला लोबो, वो भी एक विधायक हैं। देर रात को हमने देखा किस तरीके से वो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के घर से बाहर निकलती दिख रही थी। हालांकि प्रमोद सावंत ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनसे मिलने के लिए तो कई विधायक गण आते हैं और कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो रहा है वो इस वक्त कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर कोई विधायक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही क्यों ना है, उनके पास आए हैं और मिले हैं तो वो तो रूटीन वर्क है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज से गोवा में मॉनसून का सत्र शुरू हो रहा है। यानी मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही बड़ा घमासान होने वाला है। देखिए, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। उसके पास पहले से ही 20 विधायक हैं, 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 इंडिपेंडेंट्स के साथ। 40 मेंबर के हाउस में 25 एमएलएस के साथ वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डटा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। पहले से ही वो हमने देखा कि 2022 के जो चुनाव हुए थे तो वो किस तरीके से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। 11 पे वो आके सिमट गई थी। 5 विधायक बागी हो गए हैं और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 3 शायद और ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से टूट सकते हैं। यानी 5 + 3 8 हो सकते हैं। और ये इसलिए ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मलिका, क्योंकि शायद ये खेमा भी सोच रहा होगा कि अगर 8 आए और फिर एक साथ इनका भारतीय जनता पार्टी में विलय होता है तो उनके लिए भी कानूनी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो जो बात हम महाराष्ट्र में देख रहे थे वही बात एक बार हमें गोवा में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी दिन भर में किस तरीके का घटनाक्रम रहता है। क्या 5 के 8 हो जाते हैं, 5 के 7 होते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत तो यह है
है कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, जिसमें दिगंबर कामत मौजूद हैं, जो कि पहले के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और माइकल लोबो, जो कि कलंगूट से एमएलए हैं, जो पॉलिटिकल हैवीवेट हैं, जिन्होंने अपने सर पे बीड़ा लिया था कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का, जिन्होंने कहा था, मुझे याद पड़ता है अप्रैल माह में मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया था और उन्होंने बोला था कि 10 माह के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे। आज आलम यह है कि उन्हीं का ठिकाना नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में होंगे नहीं होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन आज का दिन गोवा की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मॉनसून सेशन का पहला दिन है। आज देखते हैं आगे की गतिविधियां क्या होती हैं। बिल्कुल पंकज, और कहते हैं ना, आग बिना धुआं नहीं। अगर अंदर बगावत है तभी इस तरह की तस्वीरें हम अब देख रहे हैं। और क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि गोवा में ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब हाल में ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सत्तारूढ़ शिवसेना के कुछ बागी विधायक थे वो भी गोवा में ही रहे और इस कारण महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई? क्या ये महज इत्तेफाक है कि जो बागी विधायक थे वो गोवा में ही थे और उसके बाद अब अचानक से गोवा में इस तरह की सियासी हलचल शुरू हो गई है? देखिए, गोवा और महाराष्ट्र का एक मैं आपको मजेदार कनेक्ट बताऊं कि गोवा के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को पूरा कारोबार सौंपा गया था। जिम्मेदारी उनके सर पे थी। उस वक्त जब गोवा में चुनाव होने थे तो देवेंद्र फडणवीस को अपनी क्रेडिबिलिटी भी प्रूव करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करी और भारतीय जनता पार्टी गोवा में विजय हो गई। लेकिन जो सोचा था कि महाराष्ट्र में जाके देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ जाएगा, हमने देखा उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनसे उम्मीद करी कि वो बड़ा दिल दिखाएं। अब यही सवाल अगर मुझे आज मौका मिला तो मैं प्रमोद सावंत से पूछने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं, हालांकि आप मुख्यमंत्री तो हैं, 100 दिन तो आपकी सरकार ने पूरी कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि अब 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं पार्टी लीडरशिप आपसे भी ये ना कह दे कि आप भी बड़ा दिल दिखाएं। क्योंकि कारण ये है मल्लिका, गोवा में भी कई ऐसे कंटेंडर्स हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाना चाहते हैं। अब चाहे हम विश्वजीत राणे की बात कर लें, जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनके बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। प्रमोद सावंत तो हैं ही हैं, साथ ही साथ दिगंबर कामत हैं, अगर ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं। और साथ ही साथ माइकल लोबो तो पॉलिटिकल हैवी वेट है, जो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। तो गोवा की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गोवा की राजनीति के लिए कहते हैं कि अगर आपको यहां पर इफेक्टिव रहना है, अगर लोगों के बीच में आपको अपना दमखम बनाए रखना है, तो फिर आपको पावर में आना पड़ेगा। बाहर से रह के आपका कोई असर नहीं होने वाला। और शायद यही है कि हम देखते हैं साल दर साल इस तरीके की उठापटक होती रहती है। और आज के दिन तो बड़ी खबर यही है कि माइकल लोबो, जैसा कि मैंने कहा कि जिन्होंने अपने सर पर बीड़ा उठा रखा था कि भैया वो कांग्रेस पार्टी की नैया पार कराएंगे और उसका रिवाइवल कर देंगे, वो पूरी तरीके से वन मैन आर्मी वो बन गए थे, लेकिन पासा एक बार फिर से पलट गया है। आज आलम यह है, माइकल लोबो से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। माइकल लोबो को मिला के 5 ऐसे विधायक हैं, अगर कहा जाए इस वक्त वो बागी हो गए हैं। बागी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन लोगों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खुद इन लोगों पे इल्जाम लगाया है, खासकर कि 2 लोग, दिगंबर कामत और माइकल लोबो पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने कंस्पिरेसी करी है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पावर्स के साथ हॉबनॉबिंग करी है। जी, अब कांग्रेस का क्या होगा इसके बाद? जी, ये बड़ा सवाल है। पंकज, आपने जो अभी ये बात कही, मैं इसी पर एक सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या इस तरह की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आकर के की गई है, क्या इसमें कोई जल्दबाजी हो गई? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने अब कंप्लीटली गिव अप कर दिया है कि अब वो लोगों को अपने पक्ष में वापस नहीं ला सकते, तभी इस तरह से सामने आकर के मीडिया कर्मियों से बातचीत कर इतना बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है, चाहे वो कामत हो चाहे वो लोबो हो? क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस से उनका कोई रिश्ता नहीं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी माइकल लोबो, अभी उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना तो उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है, ना ही तो उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, ना ही उन्होंने कोई मैसेज किया है, ना ही उन्होंने कोई वीडियो रिलीज किया है, ना ही वो खुद सामने आए हैं और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। लेकिन ये तो ऑफिशियल चैनल की बात हो गई। अनऑफिशियली
सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से गोवा में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। माइकल लोबो मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाहते हैं, उनकी भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ये भी किसी से छुपी नहीं है। दिगंबर कामत जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। इनफैक्ट जब 2022 के असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे, तब भी यह बात जोरों पर थी कि शायद मडगांव सीट से दिगंबर कामत जो अपना चुनाव लड़ते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ डिविएट करेंगे? हाँ ना उस वक्त भी काफी हो रही थी। तो इस वक्त जो हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। हालांकि 2019 के बाद जब 15 में से 10 विधायक निकल के सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उस लिहाज से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा शॉकर तो है ही। लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं के कल के बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि ये जो करनी है ये भारतीय जनता पार्टी की ही है, वो पॉलिटिकल प्रेशर लगा रही है और उसका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, कल शाम से ही माइकल लोबो ना तो अपना फोन उठा रहे हैं, ना वो अपना व्हाट्सएप पर जवाब दे रहे हैं, ना वो SMS का जवाब दे रहे हैं। उनका पक्ष जानना भी आखिर बहुत जरूरी है। आखिर उनका इस वक्त क्या कहना है? उनसे तो सवाल पूछे ही जाने कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन से निष्कासित कर दिया गया है। जिस पार्टी को आपने कहा था आप रिवाइव करेंगे, वही पार्टी आज आप पे कंस्पिरेसी के इल्जाम लगा रही है। ये भी कह रही है कि आप शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या है? असल जो तस्वीर है, असल जो पिक्चर है, उसका जो खुलासा है वो तो माइकल लोबो और दिगंबर कामत ही कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त की ताजा स्थिति तो यही है कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये जो डिफेक्शन हो रहे, जो उसने मान लिया कि 5 जो विधायक हैं उसके बागी हो गए हैं, उसके पीछे कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ये मानता है कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो जिम्मेदार हैं। वो साफ तौर पर कह रहा है कि इन दोनों नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया है। कल तो यहां तक बात हुई थी, जब मैंने फोन पे एक कांग्रेस के आला नेता से बात करी तो उनका कहना था कि हर विधायक को करीब 40 करोड़ रुपए दिया गया है कोल माफिया के जरिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि दीज आर बेसलेस एलिगेशंस, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है और ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ग्राउंड जीरो की सिचुएशन मलिका ऐसी है। आज पहला दिन है मॉनसून सेशन का। प्रमोद सावंत ने कहा है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम वो कल कांग्रेस नेता, कांग्रेस के एमएलए हो चाहे बाकी एमएलए हो, सिर्फ इसलिए मिले थे क्योंकि असेंबली में किस तरीके से आज कामकाज होने वाला है उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो। उनका जो फोकस था वो सिर्फ इस पे था। माइकल लोबो कब सामने आएंगे, कब बयान देंगे, दिगंबर कामत कब सामने आएंगे, अपने पत्ते कब खोलेंगे, महाराष्ट्र की गोवा की जो राजनीति है इस वक्त जो है वो फॉलो अप मोड में ही है। जैसा कि मैंने कहा कि सोचा भी नहीं था, इस वक्त तो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस वो अभी भी चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी है ही। सोचा नहीं था जो पड़ोसी राज्य है वहां इतनी जल्दी हलचल बढ़ जाएगी और हमें यहाँ भी आना पड़ेगा। लेकिन ये गोवा की राजनीति है, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिन में देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट्स कैसे कैसे और क्या क्या होते हैं। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर की कहानी और गोवा की सियासी पिक्चर की कहानी पंकज फिलहाल तो एक सी लग रही है, बस किरदार अलग है। लेकिन अगर हीरो की बात की जाए तो जिस तरह से महाराष्ट्र की पिक्चर के हीरो एकनाथ शिंदे रहे, यहाँ पर दिगंबर कामत या माइकल लोबो में से कोई उनकी भूमिका निभा सकता है एज ए लीडर फॉर बागी विधायक? मैंने कहा यहाँ कुर्सी, देखिए कुर्सी की लालसा यहाँ सबको है। वो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे कुर्सी नहीं चाहिए और यहाँ तो मल्टीपल दावेदार है कुर्सी के लिए। अब जो ये बागी कैंप है इसमें तो 2 बड़े किरदार हैं, दिगंबर कामत क्यों ना हो और माइकल लोबो क्यों ना हो। तो अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा में जो रेस है उसमें सबसे आगे किसी को रखा जाए तो सबसे पहले वो दिगंबर कामत और माइकल लोबो दोनों ही आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी कैंप में ही देखिए, जब चुनाव हुए थे तो ये जो मिस्टर सावंत हैं, इनका मुख्यमंत्री बनना तय नहीं था। उस वक्त भी लड़ाई चल रही थी कि कहीं विश्वजीत राणे तो आगे ना आ जाए। उन्होंने भी पूरा दमखम लगा लिया था। ये भी कहा जा रहा था कि फडणवीस ने आशीर्वाद दे दिया है अपना विश्वजीत राणे को मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह से भी मिलकर आ गए थे विश्वजीत राणे। तो यहाँ किस्सा
कुर्सी का आसान नहीं है बिल्कुल गोवा में, लेकिन इस वक्त की राजनीति कैसी होगी जब इतने सारे किरदार हैं, इतने ज्यादा कंटेंडर्स हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। आखिर अगर ये फर्ज किया जाए, हाइपोथेटिकली ये कहा जाए कि अगर ये तमाम लोग दिन चढ़ते सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी आखिर किसको मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से हमें इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का 2000 के जो 24 में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। कई सूत्र तो ऐसे भी बता रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी प्रमोद सावंत को लोकसभा का टिकट दे दे और उनको दिल्ली में अकोमोडेट करने की कोशिश करे। अब ये सारी चीजें जो हैं आर इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन अभी, लेकिन कई चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन गोवा की राजनीति के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भयंकर इस वक्त गोवा में बारिश एक बार शुरू हो गई है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। कुछ ऐसे ही काले घने बादल कांग्रेस के ऊपर भी इस वक्त छाए हुए हैं। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स काफी दिलचस्प होंगे, ये तो तय है। लेकिन इस वक्त अगर सबसे बड़ा चैलेंज किसी के सामने है तो वो है कांग्रेस पार्टी के सामने। चैलेंज इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने है, वो किस तरीके से अपनी पार्टी की शाख बचाए, क्योंकि 11 में से अगर 5 उसके विधायक बागी हो गए हैं, अगर बचते सिर्फ 6 हैं और बात ये भी आ रही है कि उसमें से भी 3 हैं जो टूट सकते हैं, तो फिर आखिर गोवा में ऑपोजिशन के नाम पर बचेगा क्या, ये देखने वाली बात है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप ने मुकुल वासनिक को गोवा में भेजा है। वो किसी भी वक्त गोवा में आएंगे इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। अब वो क्राइसिस क्या हैंडल करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कितने विधायक दिन रहते या शाम होते होते कांग्रेस खेमे में आखिर कितने विधायक बचते हैं, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। और आपने जो मैं आखिरी सवाल पंकज आपसे लेना चाह रही थी, आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे मुकुल वासनिक को लेकर ही था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब एक्शन में आई है, भेजा है मुकुल वासनिक को डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या कर पाते हैं, क्या स्थिति नियंत्रण में है या फिर बात अब हाथ से निकल चुकी है। शुक्रिया आपका पंकज। वहां बारिश हो रही है तो आई थिंक आपको कहीं शेड में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज का एजेंडा में जरूरी जानकारी अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई। गोपी भी जुड़ गई हैं। गोपी, जैसे गोवा में हलचल है, गुजरात में किस तरह की सियासी हलचल आप देख पा रही हैं? ताजा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। किस तरह से जो टूट की खबरें अब गोवा में नजर आ रही हैं, क्या उसका असर गुजरात पर भी? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गोवा के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के टूटने की खबर है, वैसे में गुजरात के अंदर भी जो पूर्व कांग्रेस के नेता है, कई कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज एक बड़ा चेहरा जो मध्य गुजरात का है कांग्रेस का, वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा है। CR पाटिल की हाजिरी में वो ज्वाइन करेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प है, इसी साल चुनाव होने हैं गुजरात में, और गुजरात में 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे मजबूत पोजीशन पर थी, वो भी 78 सीट के साथ। लेकिन इस बार हालात क्या है, अब 5 साल के भीतर कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायक जो है वो बीजेपी में जा चुका है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार टूटती हुई दिख रही है। चुनाव है लेकिन चुनाव की तैयारी कहीं नहीं है। ग्राउंड पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखते हैं। लगातार कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी कलह बाहर आ रही है, उससे यही साबित हो रहा है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस जो है वो एक प्रमुख विपक्ष के तौर पर है। लेकिन सामने जो कंपटीशन देने आ रही है वो आम आदमी पार्टी भी प्रमुख विपक्ष बनना चाहती है, तो सीधी कंपटीशन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की है। तो वैसे में अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके के अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो 2022 के चुनाव जीतना तो दूर, लेकिन कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पर भी आ पाए वही बहुत है। गोपी, वैसे तो हमारा आज का एजेंडा का टॉपिक कुछ और है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे पानी भरा हुआ है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बहुत बुरी हालत है। अगर फटाफट आप दर्शकों को उससे जुड़ा भी अपडेट दे सकें, क्योंकि राजनीति पर हम चर्चा को उसके बाद भी आगे बढ़ा सकते हैं, बट ये भी काफी अहम हो जाता है जानना। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके में, और यहाँ पे आपको मैं पानी का हाल बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा जो सोसाइटी है वो पानी से भरा हुआ है। दरअसल कल रात जिस तरीके से 4 घंटे की बारिश में ये पानी पूरी सोसाइटी के अंदर पानी आ गया है, यहाँ तक कि लोगों के घरों के अंदर
पानी आ गया है, लोगों का सामान है वो बर्बाद हो चुका है और अभी भी पानी जो है वो करीब 12 घंटे हो गए बारिश को रुके हुए, लेकिन अभी भी पानी निकल नहीं रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लगातार कल रात से यही हालात के अंदर लोग रह रहे हैं। उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी है, क्योंकि आखिरकार उनके लिए हालात ये है कि करे तो करे क्या, घर छोड़ के जाए तो कैसे जाए। आज सुबह से धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा है कि अब भी अगले 24 घंटे जो है वो मध्य गुजरात और खास करके दक्षिण गुजरात पे भारी है, बारिश आ सकती है। और अहमदाबाद में आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अहमदाबाद कलेक्टर के जरिए जितनी भी स्कूल कॉलेजेस है उसमें छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको दिखाते हैं कि घर के अंदर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आपको ये घर का नजारा दिखाते हैं, पूरा सामान जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है। यहाँ तक कि फ्रीज, टीवी, ये सारी चीजें, घर का जो पूरा सामान है, आप देख सकते हैं कि जो दीवार बनाई हुई है, लेकिन घर के अंदर जो पानी है वो इतना ज्यादा यहाँ पे आ चुका है कि पूरा का पूरा सामान एक के ऊपर एक इसी तरीके से लगाया गया है। घर के अंदर जो है वो कम से कम घुटने तक का पानी घर के अंदर बना हुआ है अभी भी। तो लोगों को काफी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। साथ ही काफी मध्य गुजरात की बात की जाए तो मध्य गुजरात के काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। गोपी, यकीनन ये तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। क्या गोपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ये वाकई काफी मुश्किल परिस्थितियां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसका कुछ समाधान निकल सके। वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं गोपी, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव जो अब आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन जो नई टीम का गठन हो रहा है, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होगा? देखिए, नई टीम का गठन कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने 7 नए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, जिसमें पाटीदार को उन्होंने स्थान दिया है, ओबीसी को स्थान दिया है, यहाँ तक कि मुस्लिम कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए। जिग्नेश मेवानी, दलित का एक बड़ा चेहरा, उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यही सारी चीजें कांग्रेस जो है वो कास्टिज्म पे इस बार राजनीति करने के मूड में है, क्योंकि काम जो कांग्रेस को अब तक सबसे ज्यादा जो सीट मिली थी वो खाम थियोरी की वजह से मिली थी, जिसमें क्षत्रिय, दलित, मुस्लिम और ट्राइबल, आदिवासी, ये जो कॉम्बिनेशन थी, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर कांग्रेस को 149 सीट माधव सिंह सोलंकी की सरकार में मिली थी। बीजेपी ने उनसे 1 सीट का ज्यादा टारगेट रखा है, 150 सीट का टारगेट रखा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो कास्ट बेस्ड राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है। और क्योंकि 2017 की जो राजनीति थी वो पाटीदार, दलित, ओबीसी के आधार पर ये पूरी राजनीति की गई थी, तो अब कांग्रेस 2022 की राजनीति भी है वो उसी कास्ट बेस्ड राजनीति पे करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पिछले 1 साल की बात करूं मैं आपको, तो कांग्रेस से 10 ऐसे बड़े चेहरे हैं, जिसमें हार्दिक पटेल हो, अश्विन कोटवाल हो, ऐसे 10 बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो बड़े चेहरे छोड़ रहे हैं ये भी एक चिंता का विषय अभी गुजरात के अंदर बना हुआ है। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात के अंदर कांग्रेस। गुजरात में 2 ही पार्टी चुनावी मैदान में अब तक हुआ करती थी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। इस बार पहली बार होगा कि तीसरी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है। कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो हमने देखा कि लोकल जो इलेक्शन हुए उसमें किस तरीके से कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो वोट है वो वोट बढ़ जाता है, कांग्रेस का वोट बढ़ता है। और उसी का नतीजा था कि गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में 44 में से 41 सीट जो है वो बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस के जो वोट्स थे वो बढ़ चुके थे आम आदमी पार्टी में, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। तो वैसे में अब कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी उस पे भी सबकी निगाह है। हालांकि कांग्रेस अंदरूनी कलह से अगर बाहर आती है तब जाके वो
वो रणनीति बना पाएगी। लेकिन गुजरात के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी कलह चल रहा है, उससे नहीं लगता है कि चुनाव के 6 महीने बाकी है और कांग्रेस ग्राउंड पर कहीं दिख रही हो। ये एक बड़ा सवाल है कि ग्राउंड पर, जैसे आप बता रही हैं गोपी, लेकिन कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि कांग्रेस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने और अपने जनाधार को बचाए रखने की भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में जैसे आपने बताया कि अगर अंदरूनी कलह का भी सामना कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या लग रहा है कि इतना कम वक्त बचा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी कांग्रेस के आगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा जो असरदार साबित हो? देखिए, कांग्रेस को कई प्लान ऑफ एक्शन पे कांग्रेस काम कर रही है इस वक्त, और उनका जो प्लान ऑफ एक्शन एक है वो है पिछले 27 साल में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसमें बीजेपी फेल रही है, उन मुद्दों को हाईलाइट करना। ये कांग्रेस इसी मुद्दों पर अब राजनीति करने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों जिस तरीके से, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, फ्री बिजली देने की बात हो या शिक्षा के मुद्दे हो, इन मुद्दों को उठाया, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वो मुद्दे आए और बीजेपी को उस मुद्दों पर को लेकर पलटवार करना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस ये मुद्दे उठा रही है कि 27 साल में बीजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, उनके आगे जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कितना काम हुआ था, ये सारी चीज़ों को वो एलोबरेट करेगी। साथ ही एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस इस बार ये उठा रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोला जाता है या उनके खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी होती है, वो बयानबाजी आखिर में लोगों के सेंटिमेंट को लगती है और लोग जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो कांग्रेस इस बार इसी तरीके की एक रणनीति बनाने जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के साथ एक अपना ही एक जुड़ाव रहता है और यहाँ पे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट दे देते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से पूरी राजनीति गुजरात के अंदर होती है, प्रधानमंत्री का चेहरा गुजरात में पार्टी से बड़ा चेहरा है। तो वैसे में अब कांग्रेस ये भी एक स्ट्रेटेजी करने जा रही है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई बयान न दिया जाए जो लोगों के सेंटिमेंट को असर करे और लोग जो है वो बीजेपी को वोट दे आए। जी, और एक और बात यहाँ पे, जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर AIMIM हो, इन जैसी पार्टियों के आने से कांग्रेस की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है और गुजरात कांग्रेस के लिए ये चुनाव सबसे कठिन चुनावों में से एक होगा, क्योंकि पार्टी ने 1995 के बाद से राज्य में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं की है और इतनी सारी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। ऐसे में जो ये नई टीम का गठन है, इसको लेकर के अगर आप दर्शकों को एक बार और विस्तार से बता सके चलते गोपी, कि ये क्या सोच करके ये नई टीम लाई गई है चेहरों का चुनाव किस आधार पर? बिल्कुल, देखिए ये जो नई टीम बनाई गई है, 7 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ललित कगथरा का। ललित कगथरा वो पाटीदार चेहरा है जिसके बलबूते पे सौराष्ट्र के अंदर चुनाव जीते गए थे 2017 में और सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस अब तक सौराष्ट्र के अंदर लेकर आई थी। हार्दिक पटेल के साथ ही रहे हैं ललित कगथरा और उम्र दराज है, काफी मैच्योर है और जो भी बयानबाजी भी होती है, कहीं कंट्रोवर्शियल बयानबाजी नहीं होती है। साथ ही दूसरा जो चेहरा है वो जिग्नेश मेवानी है। जिग्नेश मेवानी दलितों का बड़ा चेहरा है, यहाँ तक कि दलित राजनीति में जिग्नेश मेवानी अब एक बड़े, क्योंकि निर्दलीय विधायक रहे हुए हैं वडगाम से, लेकिन दलित चेहरे के तौर पर जिग्नेश मेवानी उभर रहे हैं और गुजरात में जो दलित लीडरशिप है वो करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के पास दलित चेहरा इतना बड़ा कोई नहीं था और फाइब्रेंट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा ऋत्विज मकवाना की बात की जाए या अमरीश डेर की बात की जाए, अमरीश डेर आहिर समाज से आते हैं, ऋत्विज मकवाना OBC से आते हैं। इसके अलावा जो पीरजादा है, जिनको कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, मुस्लिम है, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, क्योंकि AIMIM भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो वैसे में पीरजादा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास रहे। स्थानीय इलेक्शन में देखा कि AIMIM जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे जो सिटी इलाके हैं वहां पे 7 से ज्यादा सीट लेकर आई।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो इंद्रनील, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंद्र विजय सिंह गोहिल को इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। क्षत्रिय चेहरा है, युवा राजनीति, युवा कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। पिछली बार चुनाव भी लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए थे। हालांकि समाज बेस जो उनकी पकड़ है वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन युवाओं पे काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो वैसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि युवा और कास्टिज्म के कॉम्बिनेशन के आधार पर वो इस बार जो चुनावी राजनीति है 2022 की वो अच्छी तरीके से कर पाएगी। जी, शुक्रिया गोपी आपका दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात में बारिश को लेकर ये जो स्थिति बनी हुई है उसमें जल्द सुधार हो। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात की अगर बात की जाए तो जबरदस्त सियासी हलचल वहां पर है। गोवा में भी सियासी तूफान इस वक्त देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की तर्ज पर लगातार इन तमाम बड़ी खबरों पर आज तक की नजर बनी हुई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले आज तक पर बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आज का एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।